होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट एक ऐसा इम्पोर्टेंट मूवमेंट था जो इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट के लिए स्टार्ट किया गया था। इस मूवमेंट की वजह से ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक नई पॉलिटिकल वेव चलने लगी थी। चलिए किस तरह से स्टार्ट हुआ, उसके लीडर्स कौन थे और इसके इम्पैक्ट क्या थे, देखते हैं। इसका शुरुआत क्यों हुआ? ब्रिटिश रूल से डिसकॉन्टेंट। ब्रिटिश रूल से इंडिया में काफी डिससेटिस्फेक्शन थी। लोगों को लगता था कि ब्रिटिश सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रही हैं और इंडिया को सेल्फ रूल नहीं दे रहे हैं। वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान इंडिया को काफी फाइनेंशियल बर्डन और ह्यूमन सिक्रिफाइस देना पड़ा, जिससे लोगों में ब्रिटिश के खिलाफ और भी ज्यादा रिसेंटमेंट बढ़ गई थी। रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। रशियन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट भी होम रूल मूवमेंट पर था। जब रशिया ने ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल की बात की तो इससे इंडियन नेशनलिस्ट को इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने सोचा कि अगर रसिया अपने आप को फ्री कर सकता है तो इंडिया भी सेल्फ रूल डिजर्व करता है। अब पर्पस ऑफ द मूवमेंट को देखते हैं। होम रूल का मेन गोल था सेल्फ गवर्नमेंट या ऑटोनॉमी फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। इसका मतलब था कि इंडिया को अपनी इंटरनल अफेयर में कंट्रोल मिले, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज में ब्रिटिश का कंट्रोल रहे। इस मूवमेंट को आयरिश होम रूल लीग से इंस्पिरेशन मिली थी, जो आयरलैंड के लिए सेल्फ रूल की डिमांड कर रही थी। इंडियन लीडर्स ने भी अपने लिए कुछ वैसा ही मॉडल चाहा। अब अप्रोच टू अचीवमेंट को देखते हैं। होम रूल मूवमेंट का अप्रोच काफी एग्रेसिव था। ये मूवमेंट पॉलिटिकल एजुकेशन पर फोकस करता था और लोगों को जागृत करने के लिए कई तरीके अपनाए गए। फर्स्ट, पब्लिक मीटिंग। होम रूल के सपोर्टर्स ने हर जगह पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट के बेनिफिट्स और ब्रिटिश रूल के खिलाफ बातें की गई। लाइब्रेरीज और रीडिंग रूम। पॉलिटिकल लिटरेचर पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज और रीडिंग रूम खोले गए ताकि लोग अपनी राइट्स और ब्रिटिश के रूल के बारे में समझ सके। कॉन्फ्रेंसेस और क्लासेस। स्टूडेंट को पॉलिटिकल एजुकेशन देने के लिए कॉन्फ्रेंसेस और क्लासेस भी चलाए गए। ये क्लासेस उनको सेल्फ रूल के इम्पोर्टेंस और इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में एडुकेट करते थे। प्रोपेगेंडा। होम रूल मूवमेंट ने न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, पोस्टर्स, इलस्ट्रेटेड पोस्टकार्ड्स, प्लेज और रिलीजियस सॉन्ग का यूज किया ताकि अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। फंड रेसिंग एक्टिविटी। मूवमेंट को फंड देने के लिए फंड रेसिंग एक्टिविटी भी की गई ताकि इसके एफर्ट को ज्यादा सपोर्ट मिल सके। सोशल वर्क। सोशल वर्क और लोकल गवर्नमेंट एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेशन थी ताकि लोगों को ये दिखाया जा सके कि होम रूल मूवमेंट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि सोशल इशू पर भी काम कर रही है। अब लीडर्स ऑफ द मूवमेंट को देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इस मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर थे। उन्होंने अपने एग्रेसिव पॉलिटिकल स्टैंड के थ्रू होम रूल मूवमेंट को आगे बढ़ाया। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भी एक प्रोमिनेंट लीडर थी जिन्होंने होम रूल मूवमेंट को अपने एफर्ट्स से इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी अपनी जगह बनाई थी। अदर लीडर्स जैसे जीएस खापरदे, जोसेफ बाप्टिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, के.एम. मुंशी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सापरू, लाला लजपत राय और सर एस सुब्रमण्य अय्यर जैसे लीडर ने भी मूवमेंट में अपना योगदान दिए। सर एस सुब्रमण्य अय्यर ने अपना नाइटहुड भी रिनाउंस किया, जो ब्रिटिश के साथ लॉयल्टी को दिखाता था ताकि अपनी सपोर्ट होम रूल मूवमेंट के लिए दिखाए। पार्टिसिपेशन। मूवमेंट में मॉडरेट कांग्रेस मेंबर भी शामिल हुए जो कांग्रेस की इनएक्टिविटी से डिसअपॉइंटेड थे। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के कुछ मेंबर भी इस मूवमेंट का हिस्सा बने, लेकिन कुछ ग्रुप जैसे एंग्लो इंडियंस, मुस्लिम और नॉन ब्राह्मण्स फ्रॉम साउथ इंडिया इस मूवमेंट से दूर रहे क्योंकि उन्हें डर था कि होम रूल हिंदू मेजोरिटी रूल को बढ़ावा देगा जो हाई कास्ट हिंदू के कंट्रोल में होगा।
अब फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग को देखते हैं। नेशनल अलायंस। इनिशियली होम रूल मूवमेंट को एक नेशनल अलायंस बनाने का प्लान था, जो कांग्रेस की एनुअल सीजन के बजाय ईयर राउंड एफर्ट करेगा सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। टू सेपरेट होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अपनी अपनी सेपरेट होम रूल लीग बनाई। दोनों ने एग्रेसिव पॉलिटिकल स्टांस को अपनाया और सेल्फ रूल के लिए काफी एफर्ट किए। अब बात करते हैं होम रूल मूवमेंट के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, देखते हैं। फर्स्ट, नीड फॉर पॉपुलर प्रेशर। कुछ नेशनलिस्ट को लगता था कि अगर गवर्नमेंट को प्रेशर नहीं बनाया जाए तो वो इंडिया को सेल्फ रूल नहीं देंगे। उन्होंने सोचा कि पॉपुलर प्रेशर से ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने डिसीजन बदलने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने एग्रेसिव प्रोटेस्ट और मास मूवमेंट का प्लान बनाया। मोरली मिंटो रिफॉर्म 1909 को लेकर भी लोग डिसइल्यूशन्ड थे। मॉडरेट को लगता था कि जो रिफॉर्म दिए गए वो लिमिटेड थे और रियल पावर इंडियन लीडर्स को नहीं दिए गए थे। ये रिफॉर्म सिर्फ एडवाइजरी थे और उन्होंने रियल सेल्फ रूल की तरफ कदम नहीं उठाया। इम्पैक्ट ऑफ वार टाइम मिसेरीज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हाई टैक्सेशन, राइजिंग प्राइसेस और जनरल हार्डशिप ने लोगों को काफी फ्रस्ट्रेट कर दिया। वार के दौरान इंडियन सोल्जर को भी टफ कंडीशन में भेजा गया था और इंडिया को फाइनेंशियल बर्डन भी बियर करना पड़ा। ये सब फैक्टर्स लोगों को एग्रेसिव प्रोटेस्ट करने के लिए मोटिव करते थे। एक्सपोजर ऑफ इंपेरियलिस्ट पावर। वर्ल्ड वॉर ने इंपेरियलिस्ट पावर की असली चाल को एक्सपोज किया। ब्रिटिश और अदर यूरोपियन पावर अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे देशों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ये सब चीजें इंडियन सेंटीमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही थी। व्हाइट सुपीरियरिटी का मिथ टूट गया और इंडियंस को लगने लगा कि अगर यूरोपियंस अपने आप को फ्री कर सकते हैं तो इंडिया को भी सेल्फ रूल मिलना चाहिए। अब तिलक इंडियन होम रूल लीग को देखते हैं। तिलक की रिलीज और लीडरशिप। बाल गंगाधर तिलक को जून 1914 में रिलीज किया गया। उन्होंने अपनी लीडरशिप को एसर्ट किया और कॉन्सिलियरिटी गेस्चर्स यानी कि पीसफुल अप्रोच दिखाए, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन की बात की, स्पेशली ड्यूरिंग दी वार क्राइसिस। एस्टेब्लिशमेंट। तिलक ने अप्रैल 1916 में अपनी इंडियन होम रूल लीग की एस्टेब्लिशमेंट की। उन्होंने बेलगांव में अपनी पहली मीटिंग बुलाई और पुणे में अपना हेडक्वार्टर बनाया। कवरेज। तिलक लीग का फोकस महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार तक था। यह मूवमेंट बम्बई सिटी को शामिल नहीं करता था। डिमांड्स। तिलक ने स्वराज यानी कि सेल्फ रूल की डिमांड की और लिंग्विस्टिक स्टेट और वर्नाकुलर एजुकेशन की बात की। इसका मतलब था कि हर रीजन को अपनी कल्चरल आइडेंटिटी और अपने लोकल लैंग्वेजेस के थ्रू अपना डेवलपमेंट करने का राइट्स मिले। अब बात करते हैं एनी बेसेंट ऑल इंडिया होम रूल लीग। इंस्पिरेशन फ्रॉम आयरिश होम रूल। एनी बेसेंट, जो एक आयरिश थियोसोफिस्ट थी, ने आयरिश होम रूल लीग से इंस्पायर होकर ऑल इंडिया होम रूल लीग बनाई। उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड को इंडिया के लिए एक्सपेंड किया। एनी बेसेंट ने अपनी ऑल इंडिया होम रूल लीग को सितंबर 1916 में मद्रास में स्टेब्लिश किया। बेसेंट लीग का कवरेज पूरे इंडिया तक था, इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी, जो तिलक की लीग में नहीं था। बेसेंट की लीग के पास 200 ब्रांचेस थे, जो मूवमेंट को हर कोने तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। बेसेंट ने व्हाइट कॉलोनीज के सेल्फ रूल के मॉडल को फॉलो करते हुए सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर जैसे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के थ्रू इस मूवमेंट को प्रमोट किया। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेसेंट की लीग का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थोड़ा लूज था, लेकिन उन्होंने पब्लिक मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस का यूज करके लोगों को अवेयर किया। की फिगर्स को देखते हैं। जॉर्ज अरुणदाले को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाया गया।
और BW वादिया और CP रमा स्वामी अय्यर ने भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। अब कोऑपरेशन बिटवीन तिलक एंड बेसेंट लीग्स को देखते हैं। तिलक और बेसेंट की लीग अलग थी, लेकिन दोनों ने अपने अपने रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बनाया और जब जरूरत पड़ती थी तो दोनों लीग ने कोऑपरेट किया। ये कोऑर्डिनेशन सेल्फ रूल के लिए एक कॉमन गोल को अचीव करने में मददगार साबित हुई। अब 1920 में गांधी का एंट्री को देखते हैं। 1920 में गांधी ने ऑल इंडिया होम रूल लीग का प्रेसिडेंसी एक्सेप्ट किया और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर स्वराज सभा रख दिया। इसके बाद होम रूल लीग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज कर दिया और गांधी ने अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया, जो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को एक नए लेवल पर ले गए। अब बात करते हैं लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन 1916 में एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। ये सेशन ने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच के पुराने डिफरेंसेस को दूर किया और उन्हें एक साथ लाने में मदद की। आइए की इवेंट्स एंड लीडर्स एट द लखनऊ सेशन को देखते हैं। प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजुमदार को इस सेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। वो एक मॉडरेट लीडर थी जो कांग्रेस में पीसफुल रिफॉर्म्स की तरफ सपोर्ट करते थे। रीयूनियन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। इस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस में वापस वेलकम किया गया। ये रीयूनियन तिलक और उनके फॉलोअर्स के एफर्ट से हुआ। तिलक की लीडरशिप और एनी बेसेंट की एफर्ट से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच का गैप कम हुआ। फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग द रीयूनियन को देखते हैं। ओल्ड कंट्रोवर्सीज का अब कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहा था। दोनों पार्टीज को यह समझ आया कि उनके पॉलिटिकल इनएक्टिविटी से उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई थी। तिलक ने अपने स्टेटमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात की और वायलेंस को डिनोंस किया, जिससे उनका इमेज पीसफुली रिफॉर्मर के रूप में दिखाई दिया। फिरोज शाह मेहता की डेथ के बाद जो एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट थे, रीयूनियन का प्रोसेस आसान हो गया। अब लखनऊ पैक्ट 1916। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यूनिटी। लखनऊ सेशन ने एक और इम्पोर्टेंट चीज को जन्म दिया, जो था लखनऊ पैक्ट। ये पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक कॉमन डिमांड का रिजल्ट था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पैक्ट को बनाने में बहुत मेहनत की। उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करते हुए दोनों पार्टीज के बीच एक एग्रीमेंट करवाया। सरोजनी नायडू ने जिन्ना को द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच की यूनिटी को प्रमोट किया। अब रीजन फॉर चेंज इन द लीग एटीट्यूड को देखते हैं। ब्रिटिश एक्शन की वजह से मुस्लिम लीग में डिसकॉन्टेंट था। टर्की के वार में मदद न देना, बंगाल पार्टीशन को 1911 में एनुअल करना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए नेशनल वाइड एफिलिएशन देने का रिफ्यूजल। लीग का पॉलिटिकल आउटलुक में शिफ्ट हुआ। यंगर मेंबर्स ने बोल्डर नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स को एडॉप्ट किया। उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की, जो कांग्रेस के गोल्स के साथ मैच करते थे। अब बात करते हैं रीजन्स ऑफ नेशनलिस्ट अपसर्ज। पोस्ट वार इकोनॉमिक हार्डशिप। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इंडिया में इकोनॉमिक कंडीशन काफी खतरनाक हो गई थी। हाई टैक्सेस, राइजिंग प्राइसेस और फूड शॉर्टेज ने आम लोगों की लाइफ को मुश्किल बना दिया। वार के लिए इंडियन सोल्जर्स को भेजा गया था, लेकिन उन्हें बदले में कुछ भी नहीं मिला। ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम ने इंडियन पब्लिक को ब्रिटिश रूल के खिलाफ और ज्यादा एंग्री कर दिया। ब्रोकन प्रोमिस ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। वार के दौरान ब्रिटिश ने इंडिया को सेल्फ रूल देने का प्रोमिस किया था, लेकिन पोस्ट वार जब पीस टॉक शुरू हुआ तो ब्रिटिश ने अपने प्रोमिस को तोड़ दिया और डेमोक्रेसी और सेल्फ रूल का कोई प्लान नहीं दिया। इससे इंडियन नेशनलिस्टों में निराशा बढ़ गया। उन्होंने समझा कि ब्रिटिश सिर्फ अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहे हैं और इंडिया को कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा। प्रोपेगेंडा एंड रियलिटीज। वार के दौरान दोनों साइड एलिज और सेंट्रल पावर ने
प्रोपेगेंडा चलाया था। हर साइड ने दूसरे की कॉलोनियल एट्रोसिटीज को एक्सपोज किया, जो इंपेरियलिस्ट पावर की सुपीरियरिटी की इमेज को तोड़ रहा था। पर जब पोस्ट वार ट्रीटीज आए, तो ये क्लियर हो गया कि इंपेरियलिस्ट पावर अपनी कॉलोनीज को कभी भी छोड़ने का सोच नहीं रहे थे। अब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद के ट्रीटीज ने ये दिखाया कि इंपेरियलिस्ट पावर को अपनी कॉलोनीज का कंट्रोल छोड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। ये चीज इंडियन नेशनलिस्ट को बहुत निराश कर गई थी। वार के बाद दुनिया के कई देशों में नेशनलिस्ट मूवमेंट की ताकत बढ़ गई थी, जैसे कि टर्की, इजिप्ट, ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, फिलीपींस, इंडोनेशिया में इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे। ये मूवमेंट इंडियन नेशनलिस्ट को भी इंस्पायर कर रहे थे। इम्पैक्ट ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन 1917। रशियन रिवॉल्यूशन नवंबर 7, 1917 ने दुनिया भर में नेशनलिस्ट मूवमेंट को इंस्पायर किया। बोल्शेविक पार्टी ने कजारिस्ट रेजिम को गिरा दिया और सोवियत यूनियन की स्थापना की। इस रिवॉल्यूशन ने एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया, सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक सभी नेशन को मिलना चाहिए। यह मैसेज दुनिया का कॉलोनियल नेशन को भी मिल गया और उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल शुरू कर दी। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1918 में एडविन मॉन्टेग्यू, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए। इन रिफॉर्म्स को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा गया। ये रिफॉर्म्स इंडिया को थोड़ा ऑटोनॉमी देने का प्रॉमिस था, लेकिन रियल पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया गया। इस एक्ट में डायरकी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में ब्रिटिश कंट्रोल था और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इंडियंस को कुछ पावर दिए गए। डायरकी का मतलब था कि 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, एक ब्रिटिश कंट्रोल और एक इंडियन कंट्रोल। ये रिफॉर्म लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ एक कदम था, लेकिन रियल पावर ब्रिटिश के हाथ में ही रहा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके फीचर्स को देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का अनाउंस किया। ये रिफॉर्म मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना गया। ये रिफॉर्म्स इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ाने का एक अटेम्प्ट था, लेकिन ये लिमिटेड थी। चलिए समझते हैं इसके फीचर्स को। फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देखते हैं। फर्स्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। डायरकी सिस्टम। डायरकी का मतलब है कि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंट्रोल थी और दूसरी तरफ इंडियन मिनिस्टर्स को कुछ पावर दी गई थी। रिजर्व सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर थे, जैसे कि लॉज एंड ऑर्डर, फाइनेंस एक्सेट्रा। ये सब्जेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे और इंडियन मिनिस्टर्स इन पे कुछ नहीं कर सकते थे। ट्रांसफर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट इंडियन मिनिस्टर्स के अंदर दिए गए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। ये मिनिस्टर्स इलेक्टेड मेंबर्स थे और लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। गवर्नर पावर। अगर इंडियन मिनिस्टर्स अपने काम में फेल हो जाते तो गवर्नर को यह सब्जेक्ट वापस अपने कंट्रोल में लेने का पावर था। नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, जो इंडियन मिनिस्टर थे, को लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया। मतलब अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उन्हें लेजिस्लेचर को आंसर नहीं देना पड़ता था। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया। 70% मेंबर इलेक्टेड होंगे। ये स्टेप इंडियन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए किया गया। कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट्स। ये सिस्टम कम्युनल, हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्लास रिच पुअर इलेक्टोरेट्स को मिक्स करता था। इससे स्पेसिफिक कम्युनिटीज को अपनी रिप्रेजेंटेशन मिलती थी। वुमेन्स वोटिंग राइट्स।
वुमेन्स को भी वोटिंग राइट्स दिए गए जो पहले नहीं थे। ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप था। गवर्नर्स वीटो पावर, लेजिस्लेचर बिल को प्रपोज कर सकता था, लेकिन उनको गवर्नर की एसेंट चाहिए थी। अगर गवर्नर चाहे तो वो वीटो पावर यूज करके बिल को रिजेक्ट भी कर सकते थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ऑल इंडिया लेवल पर कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं था, मतलब इंडियन मिनिस्टर्स को रियल पावर नहीं दिया गया था। गवर्नर जनरल कंट्रोल, गवर्नर जनरल को चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का पावर दिया गया था, वो रिजर्व सब्जेक्ट पर कंट्रोल रखेंगे। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 इंडियन मेंबर को इंक्लूड किया गया था, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस लिमिटेड था। गवर्नर जनरल पावर, गवर्नर जनरल को बजट कट रिस्टोर करने, बिल को सर्टिफाई करने और ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर दिया गया था। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर बाइकैमरल सिस्टम, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाइकैमरल यानी कि 2 चैम्बर बनाया गया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें 145 मेंबर थे, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसमें 60 मेंबर्स थे। टेन्यूर ऑफ द मेंबर, काउंसिल ऑफ स्टेट के टेन्यूर 5 साल का था और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्यूर 3 साल का था। लिमिटेड कंट्रोल ओवर बजट, लेजिस्लेटर को बजट पर लिमिटेड कंट्रोल दिया गया था। 75% बजट नॉन वोटेबल था जो उनके कंट्रोल में नहीं थे। इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन कमिटीज, इंडियन मेंबर को इंपॉर्टेंट कमिटी में रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल कमिटी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को ब्रिटिश एक्सचेकर से सैलरी मिलने लगी थी, जो पहले इंडिया के फंड से दी जाती थी। ये एक सिग्निफिकेंट चेंज था। अब कांग्रेस रिएक्शन को देखते हैं। तिलक रिएक्शन, तिलक ने ये रिफॉर्म को अनवर्थी और डिसअपॉइंटिंग कहा। उन्होंने इसे ए सनलेस डॉन के रूप में डिस्क्राइब किया, मतलब ये रिफॉर्म्स कुछ खास नहीं थे। एनी बेसेंट रिएक्शन, एनी बेसेंट ने भी रिफॉर्म को अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट कहा। उन्होंने कहा कि ये रिफॉर्म इंडिया के लिए कुछ भी सब्सटेंशियल नहीं थे।